एपिसोड 35। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, बहन यान, अगर आप मुझे अपने भाई के रूप में स्वीकार करती हैं तो कृपया मुझे स्वीकार करें। ये सुनने के बाद यान कियाओलिन वास्तव में मना नहीं कर सका। अंत में वह असहाय होकर मुस्कुराई, फैंग चेन को घूरते हुए बोली, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मुझे वास्तव में इसे स्वीकार करना होगा। मैं आप जैसे भाई को खोने का दुख नहीं सह सकती। ये सही है। फैंग चेन थोड़ा मुस्कुराया। यान कियाओलिन को ज़ैड पर्ची मिलने के बाद उसने किसी से अन्य खजानों को गिनने के लिए कहा। जब 12 मूल्यांकनकर्ताओं ने खजाने से भरा कमरा देखा तो वे आश्चर्य से दंग रह गए। सूची तैयार करने में उन्हें पूरा दिन लग गया। दुकानदार यान, ये सूची है। एल्डर लू ने यान कियाओलिन को एक सूची सौंपी जो लगभग 10 फीट लंबी थी। यान कियाओलिन ने सीधे सौदे की कीमत देखी। हालांकि वह तैयार थी, फिर भी वह हैरान थी। उसने फैंग चेन को देखा और कहा, भाई फैंग, आज से तुम करोड़पति हो। मैं सीधे तुम्हारे पास जाना चाहती हूँ और तुम्हारी उपपत्नी बनना चाहती हूँ। ये कहने के बाद उसने अपने हाथ की सूची फैंग चेन को सौंप दी। फैंग चेन ने इसे लिया और कुल कीमत पर एक नज़र डाली, जो 23.6 मिलियन स्पिरिट स्टोन निकली। यद्यपि वह तैयार था, फिर भी उसका दिल कुछ समय के लिए हिंसक रूप से धड़कता रहा, जिसे चेतना के अविचल सागर तकनीक द्वारा दबा दिया गया। हालांकि ये कीमत उसकी उम्मीदों के मुताबिक थी। वे सभी 1000 लोग विभिन्न शक्तियों के शीर्ष श्रेणी के राक्षस थे। उसने जो आध्यात्मिक पत्थर लूटे थे उनकी कीमत अकेले 8.91 मिलियन थी, जो बहुत ज्यादा थी। पिछली बिक्री से प्राप्त कुछ स्पिरिट स्टोनों को शामिल करते हुए फैंग चेन के पास अब लगभग 35 मिलियन स्पिरिट स्टोन हैं, जिसमें उसके द्वारा रखे गए उपयोगी खजाने को शामिल नहीं किया गया है। ये कहा जा सकता है कि फैंग चेन कुछ छोटे परिवार की ताकतों से भी अधिक अमीर है। हालांकि उसके पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन थे, फिर भी उसकी खपत भी बहुत अधिक थी। फैंग चेन ने सीधे कहा, बहन यान, मैं सामानों का एक बैच आयात करना चाहता हूँ। इनमें अमृत और औषधीय सामग्रियां शामिल हैं जो साधना में सुधार कर सकती हैं, शरीर को परिष्कृत कर सकती हैं और जोयुआन क्षेत्र को तोड़ने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। मुझे मजबूत आक्रामक, रक्षात्मक और भागने की गति वाले तावीज़ भी चाहिए। मुझे मध्याह्न खोलने वाले अमृत और स्तर 3 से ऊपर के दानव अमृत भी चाहिए। मुझे जितना हो सके उतना दे दो। यद्यपि उस धन्य भूमि में प्रवेश करने के बाद उसकी स्थिति में शीघ्र सुधार हुआ, परंतु ये सब संयोगवश हुआ। लेकिन ऐसा अवसर मिलना कठिन है और वास्तविकता में लौटने पर उसे अपनी साधना की गति सुनिश्चित करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। फैंग चेन ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात ऊपरी डोमेन पर जाने की जानकारी है। जितनी अधिक विस्तृत जानकारी होगी उतना बेहतर होगा। जब यान कियाओलिन ने ये सुना तो उसके चेहरे जैसे होंठ थोड़े खुल गए और उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और एक परिपक्व महिला की उसकी छवि गायब हो गई। काफी देर बाद उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आप वास्तव में सामान खरीदने के लिए यहाँ आए हैं। आप मेरे वांगसिंग नीलामी घर को खाली करने जा रहे हैं। फैंग चेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि मेरी अच्छी बहन निश्चित रूप से मेरी मदद करेगी। यान कियाओलिन ने अपनी खूबसूरत आंखों से फैंग चेन को घूरा, लेकिन उसमें गुस्से का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय वह आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। ठीक है, तो इसीलिए तुमने मुझे अपनी बहन के रूप में पहचाना। कोई बात नहीं, मेरा भाई फैंग बहुत आकर्षक है, इसलिए अगर मैं कर सकूंगी तो मैं उसकी मदद करूंगी। इसलिए उसने एल्डर लू को ऐसा करने का आदेश दिया। लेकिन मैं चिंतित हूँ, लेकिन फिर भी इसमें पूरा दिन लग गया। यान कियाओलिन ने फैंग चेन को थका हुआ चेहरा लिए हुए पाया। फैंग चेन ने तुरंत यान कियाओलिन के बैठने के लिए एक कुर्सी रखी। उसे एक कप गर्म चाय पिलाने के बाद वह उसके पीछे आया और उसके कंधों की मालिश की। बहन यान, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, फैंग चेन ने कहा। यान कियाओलिन फैंग चेन की हरकतों से थोड़ा अभिभूत थी। जब उसने सिस्टर यान का नाम सुना तो उसकी पिछली थकान तुरंत गायब हो गई। उन्होंने मजाक में कहा, अगर लोगों को पता चले कि शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में मुझे मालिश कर रहा है तो मुझे डर है कि बहुत से लोग चौंक जाएंगे। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन यान ने बहुत मेहनत की है, वह इसी की हकदार है। ठीक है, इतना मजाक करना बंद करो और आओ और अपनी चीजें ले लो। उसने मेज पर एक अंगूठी रख दी। यह अंगूठी पूरी तरह से काले रंग की है और इसमें उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। यह क्या है? फैंग चेन ने पूछा। भंडारण रिंग, यान कियाओलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर की जगह भी 100 फीट की परिधि में है।
इसे मेरे भाई के लिए मेरी ओर से एक उपहार माना जा सकता है। भंडारण रिंग। फैंग चेन की आंखें चमक उठी। यह एक दुर्लभ वस्तु थी। इसकी कीमत उसी 100 फुट की जगह वाले स्टोरेज बैग से कई गुना ज्यादा थी। शेंडोंग क्षेत्र में केवल वे लोग ही इस वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जो ताओवाद के मार्ग में महान हैं। आपकी सारी चीजें वहां हैं। हालांकि हमारे पास वानिकसिंग नीलामी घर में साधना में सुधार और शरीर को परिष्कृत करने के लिए कुछ अमृत हैं, लेकिन वे बहुत ज्यादा नहीं हैं। तीसरे स्तर के अमृत की 30 बोतलें, चौथे स्तर के अमृत की 15 बोतलें और पांचवें स्तर के अमृत की 3 बोतलें हैं। चौथे स्तर के अमृत की 5 बोतलें जो अचानक झोंग युआन दायरे की संभावना को बढ़ाती हैं, और मध्याह्न खोलने वाले अमृत की 5 बोतलें। यदि आप और अधिक चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप तियानदान लिंगलो जाएं। अच्छा, ऊपरी डोमेन पर जाने के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये नवीनतम है और निश्चित रूप से ऊपरी डोमेन पर जाने में आपके लिए मददगार साबित होंगी। जहां तक राक्षस गोलियों की बात है तो 100 स्तर 3 राक्षस गोलियां, 60 स्तर 4 राक्षस गोलियां, 30 स्तर 5 राक्षस गोलियां और 10 स्तर 6 राक्षस गोलियां हैं। वहां काफी सारे तावीज हैं, जिनमें 10 चौथे स्तर के आकाशीय बचाव तावीज भी शामिल हैं। उसने एक एक करके सभी तावीजों के उपयोग बताए और फैंग चेन ने उन सभी को लिख लिया। बाद में यान कियाओलिन ने पूछा, क्या आपको जादुई हथियार की जरूरत नहीं है? फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मेरा जादुई हथियार पर्याप्त है। जादुई हथियार मात्रा के बारे में नहीं, बल्कि गुणवत्ता के बारे में है। दानव भक्षी तलवार, दानव भक्षी ढाल आदि के साथ वे फैंग चेन के लिए पर्याप्त हैं। बहन यान, इन चीजों की कुल कीमत कितनी है? फैंग चेन ने पूछा। 9,02,01,00,000 आत्मा पत्थर, यान कियाओलिन ने कहा। फैंग चेन ने सिर हिलाया। 9.21 मिलियन स्पिरिट स्टोन निकाले, उन्हें एक स्टोरेज बैग में डाला और यान कियाओलिन को सौंप दिया। हम कब जा रहे हैं? यान कियाओलिन ने पूछा। चलो, जाने से पहले कुछ और जगह चलते हैं, फैंग चेन ने कहा। यान कियाओलिन के चेहरे पर जटिल भाव थे, उसकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं। क्या तुम वापस आ रहे हो? उसने फिर पूछा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, हो सकता है नहीं। यान कियाओलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। आखिरकार दिव्य पूर्व क्षेत्र में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसा लग सकता है कि उन शक्तिशाली ताकतों ने हार मान ली है, लेकिन अगर उन्हें मौका मिला तो वे आपको जरूर मार देंगे। उसने कहा, चूंकि तुम जा रहे हो तो अपनी बहन के साथ कुछ ड्रिंक्स क्यों नहीं लेते? बेशक, कोई समस्या नहीं है। फैंग चेन ने सिर हिलाया। दोनों ने शराब और भोजन की मेज सजाए और पीते हुए बातें करने लगे। ये बातचीत पूरी रात चली। अगली सुबह फैंग चेन ने सो रही यान कियाओलिन को बिस्तर पर ले जाकर रजाई से ढक दिया। यान कियाओलिन बहुत गहरी नींद में सो रही थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फैंग चेन ने यान कियाओलिन को गहराई से देखा और अधिक देर तक नहीं रुका और मुड़कर चला गया। जैसे ही फैंग चेन चला गया, यान कियाओलिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। बंद दरवाजे को देखकर उसका चेहरा और भी उदास हो गया। इस अलगाव के बाद मुझे नहीं पता कि हम फिर कब मिलेंगे। वानिकसिंग नीलामी घर छोड़ने के बाद फैंग चेन यूचेंग में अपने मालिक की पत्नी के निवास पर आया। अब यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए यह विशेष रूप से निर्जन लगता है। कुछ देर तक देखने के बाद फैंग चेन और अधिक देर तक नहीं रुका और सीधे यूचेंग से भाग गया। फिर उन्होंने यूरू मुखौटा निकाला, स्वयं को एक साधारण किशोर में बदल लिया और पुनः तियान्यू दिव्य संप्रदाय के आंतरिक शिष्य का वेश धारण कर लिया। वह तियान्यू दिव्य संप्रदाय में वापस लौटना चाहता था और 7वें शिखर पर स्थित वन भवन में जाना चाहता था। उसने अभी तक वहां का भवन नहीं खोला है और यह भी नहीं जानता कि देवताओं और राक्षसों के टुकड़ों के मध्य के 3 स्तर उसमें सम्मिलित हैं या नहीं। जाने से पहले उसे वहां जाना था। अपने बदले हुए रूप के साथ वह स्वाभाविक रूप से तियान्यू दिव्य संप्रदाय में आसानी से प्रवेश कर गया। जहां तक 7वें शिखर की बात है, वहां कोई और नहीं था, इसलिए उसके लिए अंदर घुसना और भी आसान था। पहाड़ के पीछे जंगल में पहुंचे और पुनः जंगल में स्थित हवेली में प्रवेश करें। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी प्रचुर है और दरवाजा अभी भी मजबूती से बंद है। फैंग चेन फिर से हवेली के गेट पर आया, अपना हाथ बढ़ाया और उसे थोड़ा धक्का दिया। ऐसा लग रहा था कि पहले जैसा प्रतीक्षित बल कभी अस्तित्व में ही नहीं था और इस बार फैंग चेन ने आसानी से दरवाजा खोल दिया। अचानक एक तेज आभा मेरी नाक में भर गई। यह बाहर के कोहरे से भी ज्यादा घना था।
यहाँ तक कि पूरे तियान्यू दिव्य संप्रदाय में भी यह सबसे अधिक संकेंद्रित स्थान है। फैंग चेन ने ध्यान से देखा, लेकिन जब उसने हवेली के अंदर देखा तो वह दंग रह गया। ये हवेली बहुत अजीब है, जैसे दो दुनियाएं हों। आधा भाग देवताओं का और आधा भाग राक्षसों का है। दोनों ओर एक एक मूर्ति स्थापित है, लेकिन विचित्र बात यह है कि दैवीय क्षेत्र की ओर स्थित मूर्ति एक तलवारधारी राक्षस की है। वह गर्व से खड़ा था, अपने हाथ में जादुई तलवार पकड़े हुए और विपरीत दिशा की ओर ठंडी निगाहों से देख रहा था। सामने एक युवक है। वह सफेद जैद कवच पहने हुए थे, नियमित विशेषताओं और वीरतापूर्ण उपस्थिति के साथ। उनके हाथ में एक सफेद और लाल तलवार थी। उनके शरीर के चारों ओर की ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता रहता है और एक मन दिव्य प्रकाश निकलता रहता है, जिससे लोग उनकी पूजा करने से खुद को रोक नहीं पाते। ये भगवान है। यद्यपि फैंग चेन ने इसे पहली बार देखा था, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि यह कोई देवता है, और वह एक प्रादेवता है। और वह अभी भी एक सर्वोच्च देवता है जो तलवार दानव से कमजोर नहीं है। एक देवता और एक दानव लंबी तलवारों के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, और गति बढ़ रही है, मानो वे किसी भी समय लड़ने वाले हैं। देवता, राक्षस, इसका क्या मतलब है? इन दोनों मूर्तियों को देखकर फैंग चेन बेहद हैरान रह गया। अचानक डेंटियन में छोटा टॉवर थोड़ा हिल गया और 10वां स्तर सीधे खुल गया। 10वां स्तर क्यों खुला है? मैंने तो कुछ नहीं किया। फैंग चेन चौंक गया। अगले ही पल छोटा टावर हिल गया और वह बिना नियंत्रण के सीधे 10वीं मंजिल पर चला गया। एक पल के लिए चक्कर आने के बाद फैंग चेन ने चारों ओर देखा और ये देखकर चौंक गया कि 10वीं मंजिल अब पिछली 9 मंजिलों की तरह सिर्फ एक मेज और एक बक्सा नहीं थी। इसके बजाय यह बाहर की हवेली की तरह ही था, जिसमें एक देवता और एक दानव तलवारों के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे थे, और उनकी हत्या की मंशा जबरदस्त थी। अगर कुछ अलग है तो वह ये कि उनके बीच हवा में एक बक्सा तैर रहा है, जो 10वें स्तर का अवसर होगा। भगवान, ऐसा लगता है कि छोटे टॉवर में न केवल तलवार राक्षसों की विरासत है, बल्कि देवताओं की विरासत भी है। मैं बस यह नहीं जानता कि इन दो असंगत विरासतों ने छोटे टॉवर को इसे सील करने की अनुमति कैसे दी। ये कौन सा भगवान है? फैंग चेन बक्से के पास आया और उसे धीरे से खोला। बक्से में खून की 2 बूंदें और आधा नक्शा था, लेकिन फैंग चेन की नज़र तुरंत उन 2 खून की बूंदों पर गई। लाल बूंदों में से एक तलवार दानव का खून था, लेकिन पहले के विपरीत इसमें निहित ऊर्जा वास्तव में तलवार दानव के खून की तुलना में शुद्ध थी, जिसे उसने पहले अवशोषित किया था। ये कहा जा सकता है कि पहले वाले सभी दोषपूर्ण उत्पाद थे, लेकिन ये ड्रॉप वास्तविक उत्पाद है। दूसरी बूंद तलवार दानव का खून नहीं थी, बल्कि प्लेटिनम खून की बूंद थी। इससे पवित्र और शुद्ध आभा निकलती थी और इसमें अत्यंत शक्तिशाली दिव्य शक्ति थी। यह एक प्रादेवता के खून की बूंद है। क्या यह उस मूर्ति से हो सकता है? फैंग चेन चौंक गया और सोच में पड़ गया, लेकिन खून की ये 2 बूंदें उसे सोचने का मौका दिए बिना ही सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। प्रवेश करने के बाद वे एक लौ बैरल को प्रज्वलित करने की तरह हैं, सीधे अपने आप को परिष्कृत करते हैं। फैंग चेन के शरीर में एकीकृत। हे भगवान! फैंग चेन खुद को रोक नहीं सका और एक अपशब्द बोल दिया। इन 2 शक्तियों के शरीर में प्रवेश करने के बाद, ठीक उसी तरह जैसे जब उसने पहली बार तलवार दानव का खून अवशोषित किया था, आत्मा से दर्द फिर से प्रकट हुआ, और यह पहले की तुलना में 100 गुना अधिक दर्दनाक था। ऐसा लग रहा था कि दोनों सेनाएं क्षेत्र के लिए लड़ रही थीं, एक दूसरे पर पागलों की तरह हमला कर रही थीं और तब तक रुकने को तैयार नहीं थीं जब तक कि वे एक दूसरे को निगल न जाएं। लेकिन दोनों पक्षों की ताकत बहुत करीब है। अगर लड़ाई जारी रही तो अंत में फैंग चेन निश्चित रूप से मर जाएगा। नहीं, हम ऐसे नहीं चल सकते। फैंग चेन का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। हर कोई उस तरह का दर्द सहन नहीं कर सकता जो सीधे आत्मा को चोट पहुंचाता है। अगर उसने इतना अनुभव न किया होता और इतना दर्द न झेला होता, तो वह इस समय बेहोश हो जाता। इन दोनों ताकतों को स्थिर करने का कोई रास्ता अवश्य होना चाहिए। उसके मन में बहुत सारे विचार थे और वह सोचता रहा। दानव, भगवान! अचानक उसकी आंखें चमक उठी। देवता और दानव, मैं समझ गया। क्या ये सिर्फ देवता और दानव का अंश नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा लगता है कि दूसरे स्तर पर कुछ कमी है। पता चला कि जो कमी है वह इस देवता की दिव्य शक्ति है। ये सोचकर फैंग चेन ने अब और संकोच नहीं किया और देवताओं और राक्षसों के शेष अध्यायों को चलाना शुरू कर दिया। आशा के अनुसार जब देवताओं और दानवों के शेष अध्याय को क्रियान्वित किया गया, तो जो अड़चन अब तक नहीं टूट सकी थी, वह इस क्षण तुरंत दूर हो गई। देवताओं और राक्षसों का शेष अध्याय।
दूसरी मंजिल पर कदम रखें। इसी समय शरीर में दिव्य रक्त और दानव रक्त धीरे धीरे भगवान और दानव अंशों के संचालन के तहत स्थिर होने लगे और अब प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। दोनों सेनाएं दो भागों में विभाजित हो गईं, जिनमें से प्रत्येक ने फैंग चेन के शरीर पर कब्जा कर लिया और पूरी तरह से उसमें एकीकृत हो गईं। फैंग चेन के शरीर का दाहिना हिस्सा लगातार बदल रहा है और उसके दाहिने हाथ पर सुनहरे दिव्य पैटर्न हिल रहे हैं। अंत में दाहिना भाग तलवार दानव का शरीर नहीं रहा, बल्कि एक देवता के शरीर में परिवर्तित हो गया। उसी समय इस दिव्य रक्त से संबंधित सारी जानकारी भी फैंग चेन के दिमाग में प्रवेश कर गई। तलवार भगवान, प्राकाल की सबसे शक्तिशाली जाति। एक तलवार और सारी आत्माएं। एक तलवार दुनिया खोल देती है। मैं तलवारों का देवता हूँ। सबसे शक्तिशाली तलवार। फैंग चेन के शरीर का दाहिना हिस्सा भी तलवार भगवान के शरीर में परिवर्तित हो गया और इसमें तलवार भगवान के शरीर की शक्ति का 5-10 हजारवां हिस्सा है। ये तर्क दिया जा सकता है कि तलवार दानव का शरीर और तलवार भगवान का शरीर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन भगवान और दानव अंशों के संयोजन के साथ दोनों के बीच कोई पारस्परिक प्रतिकर्षण नहीं है और वे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना भी काम करते हैं। अगले ही पल फैंग चेन की आभा में उतार चढ़ाव आया और तलवार भगवान के रक्त को अवशोषित करने के कारण उसका क्षेत्र फिर से बेहतर हो गया। जयानटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर सफलता। उसी समय उसके पीछे दाव की आभा में उतार चढ़ाव हुआ और एक दाव शिलालेख धीरे धीरे प्रकट हुआ जो भगवान शब्द में बदल गया। दूसरी ओर एक और ताओवादी पाठ धीरे धीरे प्रकट हुआ जो तलवार शब्द में बदल गया। फैंग चेन के पास वास्तव में 2 तलवार पात्र हैं। ये तलवार चरित्र राक्षसी तलवार चरित्र दाओ वेन से अलग है। ये पवित्र तलवार के इरादे से भरा हुआ है और बहुत शुद्ध और शक्तिशाली है। जहाँ तक दिव्य शब्द दाओवन का प्रश्न है, तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह ईश्वर शब्द है जो तलवार के देवता का प्रतिनिधित्व करता है और यह उसके जादुई शब्द से ज्यादा कमजोर नहीं है। तलवार दानव और तलवार भगवान, ये दोनों प्राकाल में प्राणघातक शत्रु थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे मिलते ही लड़ने लगे, लेकिन मैं इस बात को लेकर अधिक उत्सुक हूं कि देवताओं और राक्षसों का ये टुकड़ा किसके हाथ से लिखा गया था। देवताओं और राक्षसों का विलय इतना बड़ा काम है। फैंग चेन ने भावुक होकर आह भरी और फिर कहा, आजमाओ कि यह तलवार देवता कितना शक्तिशाली है। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अचानक एक सुनहरी ऊर्जा एकत्रित हो गई। क्या ये दैवीय शक्ति है? उसने आश्चर्य से अपने हाथ में मौजूद ऊर्जा को देखा। दैवीय शक्ति ने उन्हें बहुत पवित्र, महान और शुद्ध भावना दी। उसकी हथेली तलवार में बदल गई और उसने उसे सीधे काट दिया। टकराना, तार की तलवार गिर गई। यह एक पवित्र तलवार में बदल गई और दीवार पर जा लगी। हवेली जोर से हिल गई और दीवार पर गहरी दरार आ गई। ये कितनी शक्तिशाली शक्ति है! यद्यपि ये तलवार दानव की तरह क्रूर और भयंकर नहीं है, फिर भी इसका एक पवित्र और प्रभावशाली अर्थ है और इसमें निहित शुद्ध शक्ति को सभी बुरी आत्माओं का नाश करने वाली कहा जा सकता है। ये बात बोलते हुए फैंग चेन उत्साहित था, लेकिन खुद को चेतावनी देना भी नहीं भूला, देवताओं और राक्षसों की 2 शक्तियों के साथ मेरी ताकत में बहुत सुधार होगा। हालांकि मुझे इन 2 ऊर्जाओं को समायोजित करने पर भी ध्यान देना होगा। एक बार नियंत्रण से बाहर होने पर मैं विस्फोट कर सकता हूं और मर सकता हूं। फिर फैंग चेन ने अपनी नजरें बक्से में मौजूद आखिरी चीज पर टिका दी। अब जाकर उसे स्पष्ट रूप से समझ में आया कि वह क्या था। नक्शा, और यह आधा नक्शा है। उसने कागज का आधा टुकड़ा निकाला और उसे देखा तो उसे यकीन हो गया कि वह आधा नक्शा है। हालांकि ये चित्र असामान्य है और इसकी मुख्य सामग्री स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती। ऐसा लगता है कि यदि आप इस चित्र का अर्थ समझना चाहते हैं तो आपको इसका दूसरा आधा भाग ढूंढना होगा। मैं नहीं जानता कि वह आधा भाग छोटे टॉवर में है या कहीं और। यदि ये किसी छोटे टॉवर में है तो ठीक है, लेकिन यदि यह कहीं और है तो ये संयोग पर निर्भर करता है। तुरंत ही उसने नक्शे का आधा हिस्सा भंडारण रिंग में रख दिया और छोटे टॉवर से बाहर निकल गया। लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने पाया कि उसके आसपास का माहौल बदल चुका था। हवेली में देवताओं और राक्षसों के बीच पहले का संघर्ष गायब हो गया और विशाल हवेली का अंदरूनी हिस्सा खाली हो गया, जिसमें कुछ भी नहीं बचा। एकमात्र चीज जो मौजूद है वह है आध्यात्मिक ऊर्जा, जो अभी भी अत्यंत मजबूत है। जब वे बाहर आए तो तलवार दानव की मूर्ति भी गायब हो गई और वह एक साधारण हवेली बन गई। क्या हो रहा है? फैंग चेन ने सोचा, क्या मैंने इस हवेली का आखिरी रहस्य खोल दिया और ये चीजें अपने आप गायब हो गईं? वह इसका पता नहीं लगा सका,
इसलिए फैंगचेन ने इसके बारे में और नहीं सोचा। अगर यह गायब हो भी जाए तो कोई बात नहीं, अगर दूसरों को इसका रहस्य पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब उसका यहाँ और अधिक समय तक रहने का कोई इरादा नहीं था और वह सीधे ही जंगल में स्थित हवेली से निकल गया। हालांकि वह सीधे 7वें शिखर से नहीं निकला, बल्कि 7वें शिखर मंदिर में आया। आखिरकार ये वह जगह है जहाँ वह बड़ा हुआ। उसे जाने से पहले एक आखिरी बार यहाँ जरूर देखना चाहिए। लेकिन जब वह क्वीफेग हवेली पहुंचे तो उन्होंने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में एक व्यक्ति को अभ्यास करते देखा। करीब से देखने पर क्या ये स्टील टाइगर नहीं है? हम सीनियर ब्रदर गैंग अभी भी 7वें शिखर पर क्यों है? फैंगचेन उलझन में था। एक पल के लिए हिचकिचाया और सीधे छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में उतर गया। वरिष्ठ भाई गैंग, उसने पुकारा। गंगहू गंभीरता से अभ्यास कर रहा था। जब उसने किसी की आवाज सुनी तो वह चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वह कोई अजनबी था और वह तुरंत सतर्क हो गया। तुम कौन हो? ये 7वीं चोटी है, जल्दी से चले जाओ, गंगहू ने चौकन्ने होकर कहा। तभी फैंगचेन को याद आया कि उसका रूप काफी बदल गया है, इसलिए उसने यूरो का चेहरा लेकर उसका असली रूप दिखाया। भाई फैंग। जब उसने फैंगचेन को देखा तो गंगहू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। भाई फैंग, तुम अंततः वापस आ गए। स्टील टाइगर उड़ गया। मैं फैंगचेन को कसकर गले लगाना चाहता हूँ। फैंगचेन के चेहरे पर पहले तो मुस्कुराहट थी, लेकिन जब उसने गंगहू की नाक देखी तो उसके चेहरे पर बलगम निकल आया और वह निर्णायक रूप से दूर चला गया। उन्होंने कहा, भाई गैंग, शांत हो जाओ। मैं बस एक नज़र डालने के लिए वापस आ रहा हूँ। मैं जल्द ही चला जाऊंगा। वैसे क्या मैंने किसी को तुम्हें दूसरी चोटियों पर ले जाने के लिए नहीं कहा था? तुम अभी भी 7वीं चोटी पर क्यों रुके हुए हो? गंगहू ने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चूंकि मैं 7वें शिखर में शामिल हो गया हूँ तो मैं जीवन में 7वें शिखर का सदस्य रहूंगा। मैं मृत्यु में 7वें शिखर का भूत बनूंगा। और गंगहू ने उत्साह से कहा, भाई फैंग, देखो यह क्या है। मैंने उसके पीछे महान सड़क की ऊर्जा को उमड़ते देखा और युद्ध शब्द प्रकट हुआ। तुम्हारे जाने के कुछ ही समय बाद मैं युद्ध के इस शब्द से जाग गया। दाओवन, ये सब तुम्हारा धन्यवाद है भाई फैंग, गंगहू ने उत्साह से कहा। जब फैंगचेन ने ये देखा तो वह भी गंगहू के लिए खुश हुआ। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, जहां तक वरिष्ठ भाई गैंग की बात है, ये सब वरिष्ठ भाई गैंग के अपने प्रयासों के कारण है। अधिक से अधिक मैं केवल थोड़ी सी मार्गदर्शक भूमिका ही निभा सकता हूँ। फिर उसने पूछा, भाई गैंग, आगे तुम्हारी क्या योजना है? इस 7वें शिखर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए तुम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। गंगहू ने उदासीनता से कहा, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। मैं अभी भी दाओवन को नहीं जगा सकता। चूंकि भाई फैंग वापस नहीं आ सकता, इसलिए यह वैसा ही है अगर यह मैं ही हूँ जो 7वें शिखर को ऊपर उठाता हूँ। ये सुनकर फैंगचेन का दिल थोड़ा द्रवित हुआ। ये स्पष्ट था कि स्टील टाइगर को 7वें शिखर पर आए हुए कुछ ही महीने हुए थे, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक पल सोचने के बाद फैंगचेन ने एक जेड पेंडेंट निकाला और तलवार दानव के खून की एक बूंद उस पर गिराने के लिए बुलाया। जेड पेंडेंट ने तलवार दानव के रक्त को अवशोषित कर लिया और अचानक राक्षसी ऊर्जा का एक निशान उत्सर्जित किया। फैंगचेन ने इसे गंगहू को सौंप दिया और कहा, भाई गंग, क्या आपको अभी भी पीछे के पहाड़ का जंगल याद है जहां हम पहले गए थे? बेशक मुझे याद है। जंगल में एक हवेली है। अंदर की आभा बहुत समृद्ध है, यहाँ तक कि तियानियु दिव्य संप्रदाय की आभा से 4 या 5 गुना अधिक समृद्ध है। इस जेड पेंडेंट के साथ आप अपनी इच्छानुसार हवेली में प्रवेश कर सकते हैं। आह, क्या ऐसी कोई जगह है? गंगहू थोड़ा चौंका। पिछली बार जब वह वहां गया था तो वहां सिर्फ कोहरा था। लेकिन जरा सोचिए, वहां का कोहरा सचमुच अजीब है और वहां रहस्य होना सामान्य बात है। लेकिन याद रखना, इसके बारे में कोई और नहीं जान सकता। यही बात इस जेड पेंडेंट के लिए भी लागू होती है। क्या तुम समझ रहे हो? फैंगचेन ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। गंगहू ने भारी स्वर में सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं इसका महत्व समझता हूँ। यदि अन्य लोगों को पता चल जाए कि 7वें शिखर पर ऐसी धन्य भूमि है तो वे निश्चित रूप से उसे छीन लेंगे और उसके लिए अकेले उस पर खेती करना असंभव हो जाएगा। फैंगचेन ने जब ये देखा तो उसे राहत मिली और फिर उसने अपना हाथ लहराया और ली और जी की 2 ज्ञानवर्धक तस्वीरें और 10 गोली की बोतलें जमीन पर गिर गईं।
यह आपकी साधना को बेहतर बनाने के लिए गोलियों से भरा है। झू युआन क्षेत्र में प्रवेश करने में आपकी मदद करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये दो चित्र दाओ वेन की शक्ति और गति को समझने के लिए आरेख हैं। जब तक आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, इसे समझने में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। स्टीव टाइगर ने जमीन पर पड़े संसाधनों को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ये सभी बहुत महंगी चीजें हैं। 1 या 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन पाना बिल्कुल असंभव है। भाई फैंग, ये बहुत मूल्यवान है, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उसने फैंग चेन की ओर देखा और कहा, लेकिन पाया कि फैंग चेन अब वहां नहीं था जहां वह था और गायब हो गया था। इस समय फैंग चेन की आवाज शून्य में सुनाई दी, भाई गैंग, मुझे नहीं पता कि मैं जाने के बाद आपको फिर कब देखूंगा। कृपया मना मत करना, कृपया मेरा ख्याल रखना। जैसे ही ये शब्द निकले, फैंग चेन हवा के साथ गायब हो गया और फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। स्टीव टाइगर की आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़ ली और कहा, भाई फैंग, कृपया चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से कठिन अभ्यास करूंगा। अपना ख्याल रखना। फैंग चेन ने दूर से ये दृश्य देखा, आह भरी और जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वह दूर जाता, फैंग चेन रुक गया और कहा, वरिष्ठ टोंगटियन, चूंकि आप यहाँ हैं, तो आइए। जैसे ही ये शब्द निकले, शून्य फट गया और टोंगटियन उसमें से बाहर निकल आया। और उसके बगल में एक और व्यक्ति था, वह लिन जुयान था। लिन जुयान अभी भी पहले की तरह ठंडी थी, लेकिन फैंग चेन को देखते समय उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म और अधिक जटिल थी। टोंगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वरिष्ठ डोंगटियन पैराडाइज अभी भी आपका पीछा कर रहे हैं। फैंग चेन ने हल्के से कहा, अगर वह यहाँ नहीं होता तो ये जूनियर बहुत पहले ही मर गया होता। टोंगटियन की मुस्कान वैसी ही रही, फैंग शियाओ, मैं हमेशा तटस्थ रहा हूँ। फैंग चेन ने कहा, वो पहले की बात है, अब नहीं। टोंगटियन ने पहले उसे गंभीरता से नहीं लिया था, ये सोचकर कि वह निंग तियानचन के हाथों मर जाएगा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह तटस्थ था या नहीं। लेकिन अब यह अलग है। फैंग चेन की प्रतिभा उसकी कल्पना से परे है। इसके अलावा वह निंग तियानचन के दिल में एक दानव जैसा अस्तित्व बन गया है। अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो इसका निंग तियानचन के मास्टर दायरे में सफलता पर कुछ असर पड़ सकता है। ऐसी अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि फैंग चेन ने लड़के से सुना था कि उसे टोंगटियन की हत्या की मंशा का आभास हो गया था। दूसरे पक्ष के तुरंत न आने का कारण ये जांचना था कि क्या लड़का अभी भी फैंग चेन के साथ है। फैंग चेन द्वारा उजागर होने के बाद टोंगटियन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, यदि संभव हो तो क्या तुम अब भी वापस आने को तैयार हो? मैं तुम्हें एक गुप्त शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो सीनियर, क्या आप मेरे लिए निंग तियानचन को मार सकते हैं? टोंगटियन ने अपना सिर हिलाया। निंग तियानचन 3 चोटियों का नेता है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं उसे नहीं मार सकता। कोई गलती नहीं। मेरे दादा वेंग मर चुके हैं और मेरे मालिक की पत्नी लापता है। क्या इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है? फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। टोंगटियन ने कहा, वो तो बस एक नश्वर है, लेकिन मेरे स्वामी की पत्नी की एक और पहचान है, तियानयांगजी की पत्नी। क्या ऐसा हो सकता है कि अतीत में संप्रदाय के लिए मेरे स्वामी के बलिदान को उनकी पत्नी की सुरक्षा के लिए भी नहीं बदला जा सकता? फैंग चेन ने फिर कहा। टोंगटियन चुप था। दरअसल वह जानता था कि वह गलत था, लेकिन ये हकीकत थी। ठीक है। फैंग चेन शब्दों को बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था और उसने अपने हाथ झुकाए और कहा, जूनियर को भी चले जाना चाहिए। अलविदा। उसने लिन जुयान की ओर देखा, थोड़ा झुका और फिर प्रकाश की ओर मुड़ा और चला गया। हाय, टोंगटियन ने हल्की सी आह भरी। उसे इस नतीजे से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन किसी कारणवश उसके मन में थोड़ा अफसोस हुआ। क्या ये हो सकता है कि मैं सचमुच गलत था? उसने खुद से पूछा। लिन जुयान ने फैंग चेन की पीठ को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखा और उसका ठंडा चेहरा जटिलता से भरा था। फैंग चेन, तुम अच्छे होगे। उसने अपने दिल में फैंग चेन के लिए प्रार्थना की। तियानयू दिव्य संप्रदाय छोड़ने के बाद फैंग चेन अपने गुरु की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आया। गुरुजी, मैं दिव्य पूर्व क्षेत्र छोड़ने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस बार कब वापस आ पाऊंगा, लेकिन गुरुजी, निश्चिंत रहें, अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो अपने गुरु की पत्नी को जरूर अपने साथ वापस लाऊंगा। जाने से पहले उन्होंने 3 बार प्रणाम किया। तियानयू दिव्य संप्रदाय छोड़ने के बाद फैंग चेन तियान लाओ और मास्टर लिन युआन से मिलने के लिए डेनजियांग शहर आए। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सारी गोलियां खरीदने में लगभग 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन खर्च किए।
फिर उसने दोनों को छठी कक्षा के कीमियागर की विरासत दी। फैंग चेन ने इस विरासत को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। यह उसकी चेतना के सागर में छठी कक्षा के कीमियागर की सही विरासत थी। फिर उन्होंने उन्हें 26वीं कक्षा की गोली की रेसिपी दी, जिसमें विरासत और गोली की रेसिपी भी शामिल थी। अगले 3 दिनों में फैंग चेन ने दोनों को इस विरासत के बारे में बताया, जिससे उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ और छठी कक्षा में प्रवेश करने की उनकी उम्मीद बढ़ गई। अंतिम कारण और प्रभाव समाप्त करने के बाद फैंग चेन और अधिक नहीं रुका, छोटी लकड़ी की नाव को बुलाया और ऊपरी क्षेत्र की ओर चल पड़ा। उसी समय निंग तियानचेन की हवेली में एक आकृति धीरे धीरे उसके हॉल में चली आई। निंग तियानचेन हॉल में ध्यान कर रहा था और जब वह आकृति धीरे धीरे अंदर आई तो उसने अपनी आंखें खोली। क्या तुम वही औरत हो जो उस कमीने के पास पहले थी? उसने ठंडे स्वर में पूछा। उसके सामने वाला व्यक्ति सु वान था। निंग तियानचेन के पहले प्रकट होने के कारण फैंग चेन उसे मारने में असफल रहा, लेकिन वह भी घायल हो गई थी और अब ठीक हो गई है। धमाका। सु वान ने जमीन पर घुटने टेके और बड़ी शिकायत के साथ कहा, तीसरे शीर्ष गुरु, आपको अपने शिष्य के लिए एक निर्णय लेना होगा। वह कमीना बहुत ही घृणित है। वह मुझे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह मुझे नहीं पा सका। पहले वह वरिष्ठ भाई लुओ युन था और फिर वह मेरे पति किंग वुजी था। मैं वास्तव में उस कमीने द्वारा बर्बाद कर दी गई थी। ये कहते हुए वह दुखी और कड़वी भावना से भर गई। निंग तियानचेन ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, क्या तुम बदला लेना चाहती हो? सु वान ने तुरंत कहा, हाँ, मैं हर समय उस कमीने को टुकड़ों में काटना चाहती हूँ। अच्छा, निंग तियानचेन ने कहा, तो फिर उससे संबंधित कुछ पाने का कोई तरीका खोजो, जैसे बाल वगैरह। बाल? सु वान दंग रह गई। ये सही है, अगर तुम उसके बाल ढूंढ सको तो मैं तुम्हें बदला लेने का मौका दूंगा, उसने शांति से कहा। सु वानर ने एक पल सोचा, फिर अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, वह कमीना 5 साल से अपने मालिक की कब्र की रखवाली कर रहा है, इसलिए उसके बाल वहां अवश्य मिलेंगे। बहुत अच्छा, निंग तियानचेन ने कहा, तो जाओ उसे ढूंढो। याद रखो, अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें उससे बदला लेने के लिए लुओ त्यानेयू के पास ले जा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो हे। वह शरारती अंदाज में हंसा और बोला, मेरे पास कुछ पालतू जानवर हैं और मुझे महिलाएं बहुत पसंद हैं। सु वानर तुरंत भयभीत हो गई और वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि निंग तियानचेन का क्या मतलब था। मालिक, निश्चिंत रहें, मैं उस कमीने के बाल जरूर ढूंढ लूंगी, उसने जल्दी से वादा किया। तो फिर आगे बढ़ो, निंग तियानचेन ने ठंडे स्वर में कहा। सु वान असम्मानपूर्वक चली गई। हरामी। निंग तियानचेन की अभिव्यक्ति बेहद ठंडी और उदास थी। यह मत सोचो कि तुम लुओ त्यानेयू भाग सकते हो और सुरक्षित रह सकते हो। जिउझोउ सम्मेलन की इस यात्रा के दौरान मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। 1 माह बाद लुतियान्यू में अचानक कहीं जगह फट गई और एक आकृति बाहर निकली। ये झाओ शिमाई थी, लेकिन अब जब झाओ शिमाई ने झोउ युआन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है तो एक जबरदस्त भाला हमला सामने आ रहा है और यह पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। इस गण भगवान की विरासत वास्तव में अद्भुत है। झाओ शिमाई बहुत संतुष्ट था। इस समय उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी अंगूठी से एक ताबीज निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। ताबीज तुरंत प्रज्वलित हो गया। उसके बाद एल्डकिन की आवाज सुनाई दी, मिस, मैं फैंग चेन से मिला हूँ, लेकिन वह विवाह प्रमाण पत्र सौंपने के लिए तैयार नहीं है और कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए संप्रदाय में जाएगा। तलाक? क्या तुम मुझे तलाक दोगे? झाओ शिमाई की खुशी तुरंत गायब हो गई और उसने ठंडी आवाज में कहा, तो चलो देखते हैं कि क्या आपके पास क्षमता है। उसी समय उसने फिर से मेंग चेन के बारे में सोचा। मुझे नहीं पता कि उस कमीने मेंग चेन को धन्य भूमि में किस तरह का अवसर मिला और क्या वह लुओ त्यानेयू आने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास अच्छी प्रतिभा है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से आएगा। ये सोचकर वह मेंग चेन से दोबारा मिलने की प्रतीक्षा करने लगी। चलो पहले संप्रदाय में वापस चलते हैं, फैंग चेन के आने का इंतजार करते हैं और फिर मेंग चेन को ढूंढते हैं। अपना मन बनाकर वह त्यानेक्सुए पवित्र संप्रदाय की ओर चल पड़ी। अगर उसे पता चलता कि फैंग चेन और मेंग चेन एक ही व्यक्ति हैं, तो उसे नहीं पता कि उसे कैसा महसूस होगा। शेंडोंग क्षेत्र और लुतियान क्षेत्र के बीच का सीमा क्षेत्र। ये सच है कि यह एक सीमा क्षेत्र है। यह एक लंबी विशाल रेखा की तरह है जो 2 क्षेत्रों के बीच की सीमा के करीब है और ऊंचाई का अंतर 100 फीट जितना है। यहाँ आपको सूरज निकलने के लिए लगभग दोपहर तक इंतजार करना पड़ता है।
क्योंकि लुओतियानियों ने पूरे सूर्य को अवरुद्ध कर दिया था। ये दोनों क्षेत्र 2 सीढ़ियों के समान हैं और लोग चींटियों के समान हैं। निचले स्तर पर खड़े लोग सिर्फ एक चट्टान जैसी दीवार देख सकते हैं, जो इतनी ऊंची है कि वे ऊपर नहीं देख सकते। यही कारण है कि हर कोई इसे ऊपरी और निचला डोमेन कहना पसंद करता है। जब तक कोई ग्रैंड मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक लुतियानियों तक जबरन चढ़ना असंभव है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जितना बड़ा है। सीमा क्षेत्र भेड़िया वन। इसका नाम रात में जंगल में भेड़ियों के रोने की आवाज के कारण पड़ा। इस समय सुबह का समय था। हालांकि आसमान नीला और बादल से घिरा हुआ था, लेकिन दिन में सूरज की एक भी किरण नहीं दिख रही थी, क्योंकि वह लुओतियानियों द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध थी। इस समय जंगल में एक काफिला चल रहा था, जिसमें लगभग 20 लोग थे। वे हमेशा अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देते हैं और बहुत सतर्क रहते हैं। काफिले का नेता एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जो झोंगयुआन क्षेत्र की द्वितीय स्तर की साधना, सुडौल चेहरे और गंभीर रंग का था। पूरी टीम में उनका प्रशिक्षण स्तर भी सबसे ऊंचा है। सीमा क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा सिर्फ इसलिए समृद्ध नहीं है क्योंकि यह लुओतियानियों के नजदीक है। इसके विपरीत वहां आध्यात्मिक ऊर्जा शेंडोंगयू के केंद्रीय क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है, इसलिए यहाँ साधकों की शक्ति भी थोड़ी कमजोर है। पिताजी, इस बार सामान हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने इतने कम लोगों को क्यों भेजा? क्या दूसरों के लिए हमें निशाना बनाना आसान नहीं होगा? अधेड़ उम्र के आदमी के पास खड़ी लगभग 17 या 18 साल की एक लड़की ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। लड़की की त्वचा बर्फ से भी ज्यादा सफेद थी, बाल कौ के ढेर जैसे थे, और हालांकि उसकी उम्र अभी शादी के लायक नहीं थी, फिर भी वह पहले से ही बेहद खूबसूरत थी। उसने मोतियों और सोने की कढ़ाई वाली सफेद रेशमी स्कर्ट पहनी हुई थी। यद्यपि वह युवा है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति गंभीर है और वह अत्यंत सतर्क है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, रूरू, भले ही इस बार हमारे पास केवल कुछ ही लोग हैं, लेकिन वे सभी हमारे समूह में सबसे कुलीन हैं। साधारण राक्षस डाकू हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा ये ऑपरेशन गुप्त है। जब तक हमारे प्राणघातक दुश्मन अजीब भेड़िया भाड़े के समूह को इसके बारे में पता नहीं चलता, हम ठीक रहेंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाम रुओ झेंगवो है और वह तियानडी शहर में लोंगटियन भाड़े के सैनिक समूह का उपनेता है। लड़की रुओ को अचानक एहसास हुआ। चिंता मत करो, पिताजी के यहाँ होने से कुछ नहीं होगा, रुओ झेंगवो ने आत्मविश्वास से कहा। टकराना। लेकिन इसी समय कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा शोर हुआ। सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए। कौन? रुओ ने कोमलता से चिल्लाकर कहा। एक और घने जंगल से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वह आदमी ज्यादा बूढ़ा नहीं था, लेकिन फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उसके शरीर पर कई घाव थे और उसका चेहरा गंदा था। ये देखकर कि वहां केवल एक ही व्यक्ति था, रुओ झेंगवो ने राहत की सांस ली। लेकिन रुओ सतर्क रहा और उस आदमी को घूरता रहा। तुम कौन हो? तुम यहाँ घात लगाकर क्यों बैठे हो? आदमी ने अपने हाथ थोड़े झुकाए और कर्कश आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो सब लोग। एक राक्षस ने मेरा पीछा किया था और मैं भागकर यहाँ आ गया। राक्षस? रुओ तुरंत अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत हो गई, लेकिन उसे कोई राक्षस नहीं मिला। आदमी ने कहा, राक्षस ने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उसने मेरा पीछा करना बंद कर दिया और चला गया। चूंकि तुम पहले ही जा चुके हो, तो यहाँ मत रहो। अब यहाँ से चले जाओ, रुओ ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वह एक दुनियादारी वाली महिला थी, लेकिन उसे हमेशा सफाई पसंद थी। फैंग चेन को इतना गंदा देखकर उसे बहुत घृणा हुई। रो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? रुओ झेंगवो ने रुओ को घूर कर देखा। उन्होंने कहा, चूंकि आप जियांगू के साधक हैं, इसलिए आप हमारे मित्र हैं। यदि आप हम पर विश्वास करते हैं, तो आप हमारे साथ जा सकते हैं। हम तियानडी शहर जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आपके लिए सुविधाजनक है, भाई। तियानडी शहर? क्या हम ऊपरी क्षेत्र में स्थित तियानडी शहर जा सकते हैं? आदमी की आंखें चमक उठी। ये व्यक्ति फैंग चेन था, जिसे यहाँ पहुँचने में 1 महीना लगा था। रास्ते में वह बहुत सतर्क था और जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यद्यपि गति धीमी थी, फिर भी कोई खतरा नहीं था। लेकिन जंगली भेड़िया जंगल में पहुंचने के बाद उसका सुनहरा अंडा फिर से बेचैन होने लगा और उसे एक निश्चित स्थान पर ले जाने लगा। तभी उसे पता चला कि यह एक राक्षस की बची हुई आत्मा थी। हालांकि फैंग चेन ने पहले जिन लोगों का सामना किया था, उनके विपरीत इस बची हुई आत्मा में वास्तव में एक मुख्य आत्मा थी,
और यह छठे स्तर के राक्षस की मुख्य आत्मा थी। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने तुरंत उसे खोज लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया, इसलिए वह केवल भाग सका। वह राक्षस की बची हुई आत्मा से छुटकारा पाने में असफल रहा। भले ही वह पूरे रास्ते भाग रहा था और उस पर कई बार हमला किया गया, जिससे वह बहुत शर्मिंदा दिख रहा था। यदि उसकी भागने की गति बहुत तेज न होती और तलवार के देवता का शरीर शेष बची आत्मा को नियंत्रित न कर सकता, तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। इसलिए वह तब तक दौड़ता रहा जब तक उसकी मुलाकात रुओ झेंगुओ और अन्य लोगों से नहीं हो गई। जहां तक त्रिभुजाकार शरीर वाले लड़के का प्रश्न है, वह पहले ही आधे रास्ते से निकल चुका था। उसने मूल रूप से रुओ झेंगुओ और अन्य लोगों को नीचे खींचे बिना सीधे छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने पाया कि राक्षस की शेष आत्मा अब 10 मील के बाद पास नहीं आई, जैसे कि उसने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं की। ये सही है। रुओ झेंगुओ ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, क्या आप भी उसी रास्ते जा रहे हैं, साथी ताओवादी? फैंग चेन ने शर्मिंदा होकर कहा, बड़े भाई, मैं आपको सच बताऊंगा। मैं वास्तव में तियानडी शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता, इसलिए मैं इस जंगली भेड़िया जंगल में इधर उधर भाग रहा हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए अपने पीछे चलने दें। चूंकि राक्षस की शेष आत्मा भीड़ से डरती है, वह लोगों के इस समूह का अनुसरण करेगी और जंगल छोड़ देगी, और फिर वह सुरक्षित हो जाएगी। हाँ हाँ, रुओ झेंगुओ जोर से हंसा, चूंकि आप एक साथी मार्शल कलाकार हैं, तो आप एक दोस्त हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। फैंग चेन ने उसे धन्यवाद दिया। पिताजी, हम अजनबियों को टीम में कैसे शामिल होने दे सकते हैं? रुओ रूरो ने असंतुष्ट होकर कहा, और फैंग चेन को देखती उसकी आंखें शत्रुता से भरी थी। रुओ झेंगुओ को इसकी परवाह नहीं थी, वे सभी मार्शल आर्ट की दुनिया में दोस्त हैं। अगर हम कर सके तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आपके पिता ने अपनी वर्तमान स्थिति को प्राप्त करने के लिए मार्शल आर्ट की दुनिया में अपने दोस्तों पर भरोसा किया। फिर उसने अपनी आवाज प्रसारित की, इसके अलावा इस व्यक्ति की साधना केवल ज़ियानटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। क्या वह वास्तव में आकाश को भेद सकता है? इसके अलावा इस व्यक्ति के यहाँ होने से ये दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। ये सुनने के बाद रुओ अब और खंडन नहीं कर सका, लेकिन वह फिर भी फैंग चेन को घूरती रही और बोली, मैं तुम्हें देखती रहूंगी। फैंग चेन को इसकी परवाह नहीं थी। अजनबियों से दुश्मनी रखना सामान्य बात थी। इसके बाद वह काफिले में शामिल हो गए और रुओ झेंगुओ के साथ जंगल से बाहर निकल गए। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, युवा मित्र? मेरा अंतिम नाम फैंग है। फैंग, तो मैं तुम्हें भाई फैंग कहूँगा। मेरा अंतिम नाम रुओ है, और अगर तुम तैयार हो तो तुम मुझे भाई रुओ कह सकते हो। रुओ झेंगुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई रुओ। फैंग चेन ने सिर झुकाया। जब वह रुओ झेंगुओ से बात कर रहा था तो उसने जंगल की गहराई पर ध्यान दिया। राक्षस की बची हुई आत्मा वहां से नहीं गई, बल्कि दूर से उसका पीछा कर रही थी। ऐसा लगता है कि भेड़ या जानवर की शेष आत्मा अभी भी हार मानने से इनकार कर रही है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि वह और करीब नहीं आएगी। फैंग चेन ने अपने दिल में कहा, और फिर इसे अनदेखा कर दिया। अगर मेरा अनुमान सही है तो भाई फैंग संभवतः ऊपरी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। रुओ झेंगुओ ने अचानक कहा। हम। फैंग चेन चौंका, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। भाई रुओ को कैसे पता चला? रुओ झेंगुओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ये वास्तव में मुश्किल नहीं है। तियानडी शहर ऊपरी क्षेत्र के 9 प्रवेश द्वारों में से एक है। तियानडी शहर में आने वाले अधिकांश लोग इसी उद्देश्य से वहां जाते हैं। ये बस क्या? फैंग चेन ने पूछा, लेकिन रुओ झेंगुओ ने कोई जवाब नहीं दिया, और रुओ रोरो ने किनारे पर खड़े होकर ठंडे स्वर में कहा, ये सिर्फ इच्छाधारी सोच है। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। रुओ रोरो ने कहा, हर कोई जानता है कि ऊपरी डोमेन महान है, लेकिन कोई वहां कैसे जा सकता है? लोटियन डोमेन की चट्टान 3200 फीट ऊंची है। बीच में शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रवाह परतें और स्वर्गीय गड़गड़ाहट की परतें भी हैं। यदि आप एक महान गुरु नहीं हैं, तो आप वहां चढ़ने पर मर जाएंगे। केवल 9 शहरों में ऊपरी क्षेत्र के साधकों द्वारा निर्मित टोंगटियन मंडप ही इन खतरों से बच सकता है और ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। लेकिन हर बार जब टोंगटियन मंडप खोला जाता है तो इसमें बहुत सारे संसाधनों की खपत होती है और लोगों की संख्या सीमित होती है। आपके पास लोटियन मंडप द्वारा जारी टोंग्यू जेड स्लिप होनी चाहिए, अन्यथा बाकी सब बेकार है। फैंग चेन ने और भी गहरी भौहें सिकोड़ी। लुओ तियान मंडप। रुओ झेंगुओ ने उत्तर दिया,
यह ऊपरी डोमेन शक्ति है जो टोंगटियन मंडप को नियंत्रित करती है। यह अत्यंत शक्तिशाली है और निष्पक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। चाहे आप कितने भी मजबूत या अमीर हों, ये बेकार होगा। फैंग चेन चुप रहा। इस मामले में तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम ऊपरी डोमेन में नहीं जा सकते? जाना चाहते हो? यह आसमान पर चढ़ने जितना ही मुश्किल है। मेरी सलाह है कि तुम हार मान लो और बस तियांदी शहर पहुंचने तक इंतजार करो। समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, रुओ रोरो ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा, फैंग चेन ने कोई उपद्रव नहीं किया। तियांदी शहर में पूछने में बहुत देर नहीं होगी। फैंग चेन ने अचानक भौहें सिकुड़ी और जंगल में कहीं दूर देखने लगा। उन्होंने महसूस किया कि वहां 30 या 40 लोग घात लगाए बैठे हैं और वे स्पष्ट रूप से अपने काफिले की ओर आ रहे थे। क्या ये कोई दुश्मन है? फैंग चेन ने एक पल के लिए सोचा और रुओ झेंगुओ को याद नहीं दिलाया। उसने निर्णय लेने से पहले स्थिति को देखने की योजना बनाई। दोनों 20 मील और चले जब रुओ झेंगुओ के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और धीरे धीरे गंभीर हो गए। जब फैंग चेन ने ये दृश्य देखा तो ऐसा लगा कि उसे भी घात का पता चल गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वे पहले ही घात लगाकर हमला कर चुके थे। चेतावनी! रुओ झेंगुओ चिल्लाया। सभी लोग चौंक गए, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और सभी दिशाओं में सतर्क हो गए। टकरा जाना! उनके चारों ओर घना जंगल खलबली मचा रहा था। अगले ही पल चारों तरफ से 30 से ज्यादा लोग आ धमके और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इन सभी लोगों का साधना आधार जनजात क्षेत्र के 8वें या 9वें स्तर पर है और उनमें से 3 झोयुआन क्षेत्र के पहले या दूसरे स्तर पर हैं। युद्ध अवश्य होगा और झेंगुओ और अन्य लोग निश्चित रूप से मरेंगे। हाँ, रुओ झेंगुओ, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। समूह का नेतृत्व कर रहे उस हटे कट्टे आदमी की ओर से एक अहंकार भरी हंसी आई। क्यों होंगजे, यह आप हैं? रुओ झेंगुओ ने इस व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। ये को होंगजे वास्तव में दुष्ट भेड़िया भाड़े के सैनिकों के समूह का प्राणघातक दुश्मन था जिसका उसने पहले उल्लेख किया था। चूंकि दूसरा पक्ष यहाँ घात लगाकर बैठा था, इसलिए ये स्पष्ट था कि खबर लीक हो गई थी, जिसके कारण घात लगाकर हमला किया गया। हालांकि ये ऑपरेशन बेहद गोपनीय था और इसके बारे में केवल उच्च स्तरीय अधिकारियों को ही पता था। इसे लीक नहीं किया जाना चाहिए था। रुओ रूरो उदास दिख रही थी और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसने ठंडी आंखों से फैंग चेन को देखा। क्या तुम उनमें से एक हो? फैंग चेन दंग रह गया और असहाय होकर बोला, मैं तो बस गुजर रहा था, मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुओ रोरो ने अपनी तलवार निकाली और उसे फैंग चेन की ओर तानते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुमने हमारा पीछा किया, जिसके बाद उन्हें हमारा स्थान पता चल गया और उन्होंने हमें घेर लिया। यदि तुम जासूस नहीं हो तो और कौन हो सकते हो? फैंग चेन ने आंखें घुमाई, अवाक। आप अभी भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं? फैंग चेन के रवैये को देखकर रुओ रोरो बहुत क्रोधित हुआ। रुओ झेंगुओ ने कहा, रूरू, इस मामले का भाई फैंग से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है कि इन लोगों को हमारे ठिकाने के बारे में बहुत पहले से पता था। यह असंभव है कि यह बात भाई फैंग ने लीक की हो। ये सुनकर रुओ रोरो ने अनिच्छा से अपने हाथ में तलवार नीचे रख दी। मैं इस बार तुम पर विश्वास करूंगी। हाँ, को होंजे ने जोर से हंसते हुए कहा, हमने अभी तक हमला भी शुरू नहीं किया है और पहले से ही आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया है। होंगजे, तुम्हें किसने बताया कि हम यहाँ से गुजरेंगे? रुओ झेंगुओ ने ऊंची आवाज में पूछा। को होंगजे ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? झेंगुओ, तुम्हारा लोंगटियन भाड़े का समूह हर जगह हमारे खिलाफ रहा है। इस बार मैं तुम्हें भारी नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम्हारे लिए फिर से हमारा दुश्मन बनने का कोई मौका नहीं है। उसने फिर से रुओ रोरो पर अपनी नजरें गड़ा दी, एक कामुक मुस्कान दिखाते हुए, वह तुम्हारी बेटी होगी, वह बहुत सुंदर है। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं उसे वापस ले जाऊंगा और अपने भाइयों को उसका आनंद लेने दूंगा। हाँ, धन्यवाद भाई। दूसरा भाई भी कैसा भाई है? अरे, मेरी नज़र पहले भी इस लड़की पर थी और अब मैं अंततः उसके साथ कुछ मजा कर सकता हूँ। वे सभी अश्लील मुस्कान बिखेरते हुए रुओ रोरो को बेईमानी से घूरने लगे। इतनी सारी आक्रामक निगाहों से घूरे जाने पर, हालांकि वह आमतौर पर मजबूत थी, वह खुद को थोड़ा कांपने से नहीं रोक सकी। तुम मेरी बेटी को छूना चाहते हो, तो तुम्हें देखना होगा कि क्या तुम में ऐसा करने की ताकत है। रुओ झेंगुओ ने दहाड़ते हुए कहा कि उसकी बेटी उसकी कमजोरी है और वह किसी भी कीमत पर रुओ रूरो की रक्षा करेगा।
उसके हाथ में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और उसके हाथ में एक बड़ी लंबी तलवार दिखाई दी। अपनी लंबी तलवार को घुमाते हुए वह सीधे क्यू हुंगजे की ओर बढ़ा। चलो साथ साथ चलते हैं, लड़ते हुए बाहर निकलो, उसने आगे बढ़ते हुए दूसरों से चिल्लाकर कहा। ये लोग तियानलोंग भाड़े के सैनिकों के समूह के कुलीन सदस्य होने के योग्य थे। वे तुरंत समझ गए और रुओ झेंगुओ का पीछा करते हुए उसी दिशा में भागने का इरादा किया। ब्रेकआउट, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? क्वो हुंगजे अच्छी तरह से तैयार था। उसने उपहास किया और उसके हाथ में एक गदा आ गई। वह बिना किसी डर के आगे बढ़ा। वह और रुओ झेंगुओ एक ही साधना स्तर के हैं, दोनों झोंगयुआन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे डरते नहीं हैं। इसके अलावा झोंगयुआन क्षेत्र के पहले स्तर में उसके बगल में 2 लोग हैं, इसलिए बाहर निकलना इच्छाधारी सोच होगी। टकराना, दोनों पक्ष तुरंत युद्ध में लग गए। तलवारें चमकने लगी और छायाएं दिखने लगी। जादुई शक्तियां आसमान में भर गईं। विस्फोट जारी रहे। यदि राउरू की साधना अर्जित क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर थी, तो यदि वह ऊपर जाती तो निस्संदेह वह मृत्यु को आमंत्रित करती, इसलिए वह बीच में सभी के द्वारा संरक्षित थी और खतरे में नहीं थी। और फैंग चेन को भी ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त था क्योंकि वह रुओ रोरो के करीब था। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अवसर की प्रतीक्षा की। दूसरे पक्ष के पास झोंगयुआन क्षेत्र में 3 लोग हैं। अगर वह जल्दबाजी में काम करता है, तो दूसरा पक्ष सतर्क हो जाएगा और उससे निपटना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उसे उन्हें एक ही वार में मार डालना चाहिए। लेकिन रुओ रोरो, जो उसके बगल में थी, क्रोधित हो गई जब उसने देखा कि उसके लोग हताहत होने लगे हैं, जबकि फैंग चेन बिना किसी कार्रवाई के इरादे के बस उनका पीछा कर रहा था। तुम्हारे कौशल बुरे नहीं हैं, तुम सब एक साथ हमला क्यों नहीं करते? वह गुस्से से दहाड़ उठी।